बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार, आत्मनिर्भर सहकार समृद्धि का आधार। पिछले 42 वर्षों से इसी भाव से चलने वाली संस्था सहकार भारती का दिल्ली में 27 और 28 फरवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सहकारिता क्षेत्र में कदमों पर मूल्यांकन किया और उनका आभार प्रकट किया। आप महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय में कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड पद से आप रिटायर हुए हैं और 20 वर्षों से आप फुल टाइमर हैं, सहकार भारती का कार्य देख रहे हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व आपके पास है। इसके अलावा साथ में दिल्ली प्रदेश से नवनियुक्त महामंत्री मनीष जैन जी बैठे हैं। आप विजन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक बड़ी सोसाइटी आप चलाते हैं और इसके अलावा आप भी 15 वर्षों से सहकार भारती का कार्य दिल्ली के अंदर देख रहे हैं। मैं अवधेश त्यागी हूँ। मेरे पास अभी वर्तमान में अध्यक्ष पद का दायित्व आया है। जनहित कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक सोसाइटी चलाते हैं जिसमें 2500 मेंबर हैं और लगभग 22-23 करोड़ रुपए का लोन अभी आम जनता को दे रखा है। मैं महामंत्री से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहकार भारती के बारे में और अधिक जानकारी आपको उपलब्ध करवाएं। नमस्ते। सहकार भारती की दिल्ली में 27 और 28 फरवरी 2021 को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। सहकार भारती सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला एक गैर राजनीतिक संगठन है जो आज की तारीख में 27 स्टेट्स और 480 प्लस डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है। सहकारिता के प्रति समाज में आस्था निर्माण करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रति समाज में विश्वास निर्माण करना, सहकारी समितियों के गुणात्मक वृद्धि के लिए प्रयास करना, सहकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सरकार के पास करना और मुख्य रूप से कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले सारे कार्यकर्ताओं को, डायरेक्टर्स को, सारे कर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सहायभूत होना, उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना, ये काम मूलतः सहकार भारती करती है। कल और परसों जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर हुई है, उस बैठक में सहकार भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 3 प्रमुख रेजोल्यूशंस यानी प्रस्ताव पारित किए हैं। इन प्रस्तावों की जानकारी देने के लिए आप सभी को यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने निमंत्रित किया है और मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं उसकी मैं जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक तो सहकार भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पिछले साल, हर साल में एक बार होती है। पिछले साल कोरोना के कारण नहीं हो पाई, तो लगभग 1 साल के बाद ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें हमने सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का प्रकट रूप से अभिनंदन किया। इसका कारण ये है कि पिछले 1 वर्ष से कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर का धैर्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे निर्णय पिछले 1 वर्ष में बजट के माध्यम से लिए हैं। जैसे कि बैंकों में जो डिपॉजिट होता है उसके डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवरेज 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक उसमें बढ़ोतरी की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो ज़्यादा प्रमाण में टैक्स लगता था 30%, वो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए 22% तक उसमें कटौती करने का काम प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष के बजट में भी किया है। इस वर्ष की बजट में भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रति करी है, उसका भी हम लोगों ने स्वागत किया है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन भी हमारे बैठक में हमने किया है। इस वर्ष के बजट में मुख्य रूप से जो घोषणाएं हुई है
उसमें से सबसे प्रमुख ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने के लिए सरकार ने एक विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर निर्माण करने का निर्णय घोषित किया है और इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो प्रश्न रहेंगे उसको समुचित अध्ययन करके उसको सुलझाने का प्रयास मुख्य रूप से किया जाएगा। दूसरा एक प्रमुख निर्णय इस वर्ष की बजट में केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि बहुत बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पूंजी निवेश बहुत कम होता है। इसका कारण ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए केवल एकमात्र शेयर्स के बिक्री करने का एकमेव विकल्प है और सहकारिता के ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड प्रिंसिपल है कि 1 पर्सन 1 वोट। कितने भी शेयर्स किसी व्यक्ति ने परचेस किए होंगे, समझो 2 लाख के शेयर्स भी परचेस किए हैं, तो उसको केवल 1 वोट मिलेगा। ये कोऑपरेटिव का बहुत पुराने समय से और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने भी जिसको स्वीकृत किया है ऐसा प्रिंसिपल है और इसके कारण से केवल शेयर्स के माध्यम से जितनी पूंजी मिलनी चाहिए उतनी पूंजी कोऑपरेटिव सेक्टर को मिलना बहुत कठिन होता था। अभी सरकार ने ये घोषित किया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इसकी बिक्री करके पूंजी निवेश अपने अपने बिजनेस में बढ़ा सकती है। वो बढ़ाने के लिए एक अलग व्यवस्था स्टॉक एक्सचेंज में करने का निर्णय सरकार ने किया है। इस घोषणा का भी सहकार भारती ने बहुत स्वागत किया है। सहकार भारती ने ये बहुत बार मांग रखी थी आप सभी के सामने, खास करके सरकार के सामने, कि कोऑपरेटिव एक बिजनेस एंटरप्राइज है और खास करके कोऑपरेटिव सेक्टर एक ओनरशिप का अलग मॉडल भी है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रॉफिट के लिए नहीं ओपन होती। इसका मतलब घाटे में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगी ऐसा तो नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बिजनेस एंटरप्राइज है और वो समुचित मुनाफा निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर पर काम करने के लिए कोऑपरेटिव एक्ट के माध्यम से बहुत सारी पाबंदियां, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस कानून में है। सहकार भारती ने ये मांग करी थी कि अन्य बिजनेस एक्टिविटीज़ की तरह कोऑपरेटिव सेक्टर को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नॉर्म्स यानी काम करने की पूर्ण फैसिलिटीज़, पूर्ण स्वातंत्र्य, निर्णय लेने का स्वातंत्र्य होना चाहिए। सरकार ने ये स्वीकृत किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नॉर्म्स कोऑपरेटिव सेक्टर को हम जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी वो उसका अमल करेंगे। तो इसके चलते कोऑपरेटिव सेक्टर को अपना अपना व्यवसाय पूर्ण स्वतंत्र रूप से करने का एक अधिकार प्राप्त होगा। अभी ये निर्णय तो केवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी बहुराज्यीय सहकारी कायदा जो है, कानून जो है, उसके तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये सुविधा प्राप्त होगी। ये जब उसका क्रियान्वयन होगा तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में हम ये मांग वहाँ के सरकार से करते रहेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर एक प्रदेश में अपना अपना स्टेट एक्ट है, जिस उसी पद्धति से केंद्र का भी एक कोऑपरेटिव एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। एक बार केंद्र में ये निर्णय हुआ तो उसके लिए हम अन्य सारे प्रदेशों में भी इस प्रकार का आग्रह रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण घोषणा सरकार ने करी है। जब कोऑपरेटिव बैंक्स पर आरबीआई कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, जब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है तो आरबीआई के द्वारा एक रिस्ट्रिक्शंस का सूचना पत्र बैंक को प्राप्त होता है और उसके चल के नया ऋण नहीं दे सकते, डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर बैंक की स्थिति सुधर गई तो वो बैंक पुनरुज्जीवित हो सकता है, लेकिन अगर ये बैंक दुर्भाग्य से पुनरुज्जीवित नहीं हुआ
तो लोगों को अपने बैंक अकाउंट से अपना पैसा निकालने की सुविधा नहीं मिलती और बहुत बार लोगों का पैसा, डिपॉजिटर्स का पैसा डूब जाता है। उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस की एक व्यवस्था है 5 लाख रुपए की सीमा तक, लेकिन वो पैसा बैंक का पूर्ण रूप से विधिवत डिसोल्यूशन होने के पश्चात लोगों को मिलता है। अभी सरकार ने ये घोषित किया है कि अगर इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया है तो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को डीआईसीजीसी के फंड से 5 लाख रुपए की राशि निकालने का अधिकार और सुविधा प्राप्त होगी। उसके लिए बैंक का लाइसेंस कैंसिल होना, बैंक को पूरी तरह से निरस्त करना, ये सारी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं ये मानता हूँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने पिछले 1 वर्ष से करी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का सहकार भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अभिनंदन किया है, तो ये सारी घोषणाओं का स्वागत किया है। एक और महत्वपूर्ण दूसरा प्रस्ताव भी कल हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सम्मत हुआ। वो ये है कि आज केंद्र में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस संयुक्त डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर को थोड़ा अधिक इम्पोर्टेंस मिलते रहता है और कोऑपरेटिव सेक्टर को थोड़ा सब्सिडरी रोल उसमें होता है। आज अपने देश में लगभग 8,35,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और इन सोसाइटियों में मिलकर लगभग 35 करोड़ जनसंख्या मेंबर्स के रूप में रजिस्टर्ड है। कुछ लोग एक से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर हो सकते हैं। ये अगर छोड़ दिया तो लगभग 30 करोड़ जनता कोऑपरेटिव सेक्टर से मेंबर के रूप में जुड़ी है। अपने आबादी का लगभग 25% से ज़्यादा हिस्सा ये होता है। उसी पद्धति से अभी केंद्र सरकार ने 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन करना, पंजीयन करना, इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। तो दिन ब दिन कोऑपरेटिव सेक्टर का इम्पोर्टेंस अपने देश में बढ़ने वाला है। उसी पद्धति से केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भरता, ये आत्मनिर्भरता का मार्ग भी केवल कोऑपरेटिव के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। उसी पद्धति से किसानों की आय दुगनी करने का जो मंत्र नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके लिए भी कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है, ऐसी सहकार भारती की सोच है। तो आने वाले समय में कोऑपरेटिव सेक्टर को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए, जितना इम्पोर्टेंस उसको मिलना चाहिए, उसके लिए हमने ये डिमांड केंद्र सरकार के सामने रखी है कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एक सेपरेट पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री में होना चाहिए, सेपरेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होना चाहिए। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से डिटैच करना चाहिए, अलग करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से किसी मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को या स्वतंत्र पदभार देकर किसी एक व्यक्ति को कोऑपरेटिव का दायित्व देना चाहिए। इस प्रकार की मांग भी सहकार भारती ने सरकार के सामने करी है।